Hello students, welcome to my physics class, the academician Nansar. Students, today I am going to discuss a very important chapter, vector analysis. Students, as you know, in physics we are studying physical quantity. Physical quantity means क्या होता है? The quantity which can be measured, जिसको हम नाप सकते हैं उसको physical quantity कहते हैं. Like length, mass, time, velocity, acceleration, force, momentum, kinetic energy, potential energy, entropy, enthalpy. These are the measurable quantities. इनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको फिजिक्स में नहीं पढ़ाया जाता है. फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन जब हम लोग यूनिट के बिहाफ पर करते हैं तो बताते हैं कि 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है. कौन कौन सी? फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और डिराइव्ड. जब मैं बेसिक फिजिक्स का वीडियो बनाऊंगा तो इसमें उसमें इसको डिस्कस करूंगा. आज हम फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बिहार पर फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन भी 3 ही तरह का है. पहला बच्चों वेक्टर, दूसरा है स्केलर और तीसरा है टेंसर. लिसन वंस मोर. वेक्टर्स, स्केलर और टेंसर. वेक्टर्स क्या बच्चों? Those physical quantities which have magnitude and direction and also follow laws of vectors are called vector quantity. Like position, displacement, velocity, acceleration, linear momentum, angular momentum, torque, current density. These are the vector quantities. बच्चों इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपसे कोई पूछे कि लखनऊ किधर है तो वहां से आपको लखनऊ का डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा, तभी वो आदमी प्रॉपरली लखनऊ पहुंच पाएगा. तो जो भी डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड आपने बताया कि वहां से 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर या 550 किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस आपने बताया वो हो गया मैग्नीट्यूड. और जो आपने डायरेक्शन बताया वहां से कि वहां से ईस्ट डायरेक्शन में या 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में या 25 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में है, तो जो आप एंगल के साथ या डायरेक्टली डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं तो वहां से वहां डायरेक्शन बताना भी जरूरी है. कोई पर्सन मान लीजिए लखनऊ में रहता है और उससे पूछा जाए कि गोरखपुर की पोजीशन क्या है, तो वो बताएगा कि लखनऊ से गोरखपुर 280 किलोमीटर पूरब में है, ईस्ट में है. तो यहाँ पर डायरेक्शन इंडिकेट करना बहुत जरूरी है पोजीशन बताने के लिए. तो इसीलिए मैंने बताया कि ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जहां पर डायरेक्शन के बिना काम नहीं चलता है. इन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. पर वेक्टर्स की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड वेक्टर्स. स्केलर्स क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर. फॉर एग्जांपल मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी. अब आप मैंगो खरीदने जाते हैं तो मैंगो वाला से ये तो नहीं बोलते हैं ना हमको 4 kg मैंगो ईस्ट दे दो. वो आपको बेवकूफ समझेगा, पागल समझेगा. या आप अपना टेम्परेचर मेजर करते हो, मान लो थोड़ा बहुत बुखार है सपोज करो, या नहीं है, आपने बोला कि हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो आप इसमें डायरेक्शन तो नहीं बताते हो कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसा तो नहीं बताते. ठीक है, किसी ने आपसे टाइम पूछा तो आप क्या बताओगे? 4:15 साउथ? नहीं. ऐसा हम लोग डायरेक्शंस को, टाइम को बताने में डायरेक्शन का इंडिकेशन नहीं देते हैं. तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी में जिसमें जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है. दोज आर कॉल्ड स्केलर्स. लेकिन बच्चों कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट दे डोंट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर्स. उनको भी हम लोग स्केलर कहते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल.
और आगे चल करके इस चैप्टर में जो कुछ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब बहुत कुछ लॉज ऑफ वेक्टर्स उसमें पढ़ेंगे। तो वो जब हम लोग लॉज ऑफ वेक्टर्स पढ़ लेंगे तब अगर हम लगाएंगे वेक्टर्स के लॉ को करंट के ऊपर कि करंट लॉज ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करता है नहीं या नहीं करता है, तो आप देखोगे करंट वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वो लॉज ऑफ वेक्टर्स को फॉलो नहीं करती है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। अब बच्चों टेंसर क्या होता है? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं बच्चों जो स्मॉलर होने पर लॉज ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करती है, और जैसे उनका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है वो लॉज ऑफ वेक्टर्स को फॉलो नहीं करती। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है, उसका रेडियस वेक्टर ले लीजिए। रेडियस वेक्टर अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर गया तो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, उसका भी डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, आप देखोगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग थीटा से या डी थीटा से लिखेंगे या डेल्टा थीटा से लिखेंगे, जिसकी यूनिट रेडियन होती है, वो स्मॉलर होने पर लॉज ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करता है, लेकिन बिगर होने पर लॉज ऑफ वेक्टर्स को फॉलो नहीं करता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को टेंसर कहा जाता है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी वेक्टर्स। बच्चों मैंने बताया कि those physical quantity which have magnitude and direction and also follows laws of vectors are called vectors। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, आपके पास पेपर और पेन है। हम लोगों को पेपर पर या हमें व्हाइट बोर्ड पर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने सीखना है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो ऐसा नहीं कि हम पेन को 6 न्यूटन फोर्स से दबा के लाइन खींच दें, कॉपी फट जाएगी, व्हाइट बोर्ड ब्रेक हो जाएगा या मार्कर टूट जाएगा। हम लोग करेंगे क्या? हम लोग जानते हैं कि पेपर पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ ऐसे बनाते हैं बच्चों। पेपर पर हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ ऐसे बनाते हैं। हम यहाँ पे एक स्केल आउट करेंगे, लेट 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर 6 न्यूटन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम इस डायरेक्शन में एक 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, हम नाप नहीं रहे, अप्रोक्सीमेट बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने बच्चों अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर की लंबी लाइन ड्रॉ कर दी। इसमें एक एरो बनाएंगे डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए ईस्ट की तरफ, क्योंकि इसमें ईस्ट बताया गया है। तो जो इस वेक्टर की लेंथ है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो इस वेक्टर की लेंथ है वो इसके मैग्नीट्यूड को बताती है कि ये 6 न्यूटन है, 7 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, तो हमने 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर दी है। जो इसका हेड है, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। ये जो हेड है या इसको टिप भी बोल सकते हैं, ये इसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है बच्चों। और जिसका टेल है, ये टेल है बच्चों, ये पॉइंट ऑफ एक्शन को इंडिकेट करता है, पॉइंट ऑफ एक्शन। तो तीन चीजें यहाँ पर इंडिकेट हो रही है, पॉइंट ऑफ एक्शन, डायरेक्शन और यू कैन से लाइन ऑफ एक्शन। डायरेक्शन को लाइन ऑफ एक्शन कह सकते हैं, और जो इसका लेंथ होता है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो एक छोटा सा जो एरो हमने बनाया, इसमें तीन चीजें हैं बच्चों। क्या क्या? पॉइंट ऑफ एक्शन, कहां पर लग रहा है वो, लाइन ऑफ एक्शन या डायरेक्शन, और तीसरा लेंथ। लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड में क्या क्या आ रही है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। हो सकता है कहीं पर खाली न्यूमेरिकल वैल्यू ही है, पर यहाँ पर यूनिट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को साथ साथ बोलते हैं मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज व्हाट डायरेक्शन। टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो क्या हम पेन को 3 मीटर की पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ा देंगे, मान लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे मान लेंगे लेट 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, therefore 3 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम 3 सेंटीमीटर की लंबी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए 1 2 3 मान लीजिए, और एरो किधर बनाएंगे? नॉर्थ। नॉर्थ किधर बनाते हैं हम लोग? ऊपर।
तो एरो बना दिया ऊपर की तरफ। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया इसका डायरेक्शन, और ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट या पॉइंट ऑफ एक्शन। तो किसी भी वेक्टर को पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रॉपर स्केल ऑप्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 6000 मीटर पर सेकेंड है और उसको पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 6000 मीटर पर सेकेंड है और साउथ डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑप्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा ऑप्ट करेंगे कि तो 6000 सेंटीमीटर लंबी लाइन कहाँ से ड्रॉ कर पाएंगे कॉपी पर? तो यू हैव टू टेक अ बिगर स्केल। हमें मानना पड़ेगा कि लेट 1000 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर 6000 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लें, फटाफट नोट करिए हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी ऑन द पेपर। अब बच्चों को सीखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, लिसन, suppose this is vector A and this one is vector B। बच्चों अगर इसके बीच में एरो बना है तो इसको हम हेड मानेंगे, इसको टेल मानेंगे। यहाँ पर भी हमने बीच में एरो बना दिया है, तो ये हो गया हेड, यहाँ पर हो गया टेल। मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स है, मान लीजिए 4 न्यूटन फोर्स है, इनके बीच में एंगल 30 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी, उसको हमने थीटा लिख दिया। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में दो एंगल बन रहा है, एक स्मॉलर एंगल बन रहा है और एक बिगर एंगल बन रहा है। So this smaller angle is taken as angle between two vectors, not bigger angle। तो ये याद रखें बच्चों, दो वेक्टर्स की जब टेल एक पास है तो जो स्मॉलर एंगल बनता है that angle is taken as angle between two vectors। Now अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स के हेड एक पास है, कोई भी दो वेक्टर ले लीजिए, कुछ भी नाम रख दीजिए, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी। अब दोनों के देखिए बच्चों हेड एक पास है, इस समय भी दो एंगल बनते हैं, एक स्मॉलर और एक बिगर। तो ये बिगर एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं लेना है बच्चों, स्मॉलर एंगल को लेना। मैंने टिक कर दिया, यहाँ पे देखो मैंने टिक कर रखा है, जो एंगल नहीं लेना उसको क्रॉस कर दिया। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर का टेल है, तो अब बताइए इसमें कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला कि ये वाला, छोटा वाला कि बड़ा वाला? कोई भी नहीं लेंगे इसमें से, इन दोनों में से कोई नहीं लेंगे। आपको ये कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये याद रखिए कि एक वेक्टर का हेड है, दूसरे वेक्टर का वहां टेल है। देखिए ध्यान देखिए, यहाँ पर क्या था, दोनों का टेल एक पास था, यहाँ पर क्या था, दोनों का हेड एक पास था। तो उस समय जो स्मॉलर एंगल है दैट एंगल इज टेकन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक वेक्टर का हेड है, दूसरे का टेल है, तो उस समय भी दो एंगल बन रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा, इसमें से कोई नहीं लेना है। आपको ये या ये कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। कैसे क्रिएट करेंगे, इसको दोबारा कॉपी करते हैं। ये देखिए वेक्टर ए बना लिया हमने, ये वेक्टर बी बना लिया। अब अगर इन दोनों में से कोई एंगल नहीं है तो कौन सा एंगल लेंगे? बहुत सिंपल है, किसी एक वेक्टर को आगे या दूसरे वेक्टर को पीछे शिफ्ट कर दीजिए। मन ही मन आप किसी एक वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दीजिए। ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को करते समय हमें पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर चेंज करना पड़ता है। सभी वेक्टर्स के साथ तो नहीं होता है, पर बहुत सारे वेक्टर्स के साथ ऐसा हम कर सकते हैं कि उनके पॉइंट ऑफ एक्शन को चेंज कर सकते हैं। एटलीस्ट एंगल देखने के लिए चेंज कर ही सकते हैं कि क्या एंगल बन रहा है, भले एक्चुअल पॉइंट ऑफ एक्शन हम ना चेंज करें। वेक्टर ए को हमने शिफ्ट करके आगे कर दिया। अब इन दोनों वेक्टर्स के टेल यहाँ पर इकट्ठे हो गए, थोड़ी देर के इसको भूल जाइए। अब यही एंगल बन जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसमें से दोनों में से कोई एंगल नहीं है। आप इसको मन ही मन आगे बढ़ा लीजिए, मेंटली आगे शिफ्ट करिए, दोनों के टेल एक पास आ गए। एक और उपाय है, देखो बच्चों, अगर हम इस बी को पीछे शिफ्ट कर लें, चलिए यहीं कर देते हैं, इनमें से कोई एंगल तो है नहीं। अगर हम वेक्टर बी को पीछे शिफ्ट कर लें तो यहां पर दोनों का हेड इकट्ठा हो सकता है। तो अब थोड़ी देर के लिए इस बी को भूल जाइए, इस बी को ही कॉपी किया हमने, पॉइंट ऑफ एक्शन को चेंज कर लिया, ठीक। तो अब ये एंगल बन जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों, ये लिया जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो दिस इज व्हाट, इसका टॉपिक क्या था बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स करके। इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फटाफट वीडियो को पॉज करिए, कॉपी करिए। मैं भी कुछ सेकंड के लिए बाहर।
फटाफट करिए, फिर आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अब बच्चों हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन वेक्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन वेक्टर। क्या होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस? सबको पता है, बचपन से करते रहो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। पर बच्चों यहाँ पर वेक्टर्स के साथ केवल होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन वर्ड एग्जैक्टली नहीं यूज करके यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। वेक्टर्स का डिवीजन अभी तक डिफाइन नहीं है। अगर आप में से कोई डिफाइन करेगा तो उसको नोबेल प्राइज मैं दिलाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग बच्चों करने जा रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब सोचोगे कि एडिशन क्यों सीखे, हम तो बचपन से सीख चुके हैं। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, आपने बचपन में सीखा कि 5 और 4 मिलके 9 होते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स भी इधर ही लग रहा है, सेम डायरेक्शन लग रहा है, तो यहाँ पर तो 5 4 का सम 9 आएगा, 9 आएगा। लेकिन अगर सेम ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है राइट हैंड की तरफ और 4 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, इस समय पूछा जाए नेट फोर्स बताइए तो 1 न्यूटन आएगा, क्योंकि अपोजिट है। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा अभी हमने वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, पर दो फोर्स अपोजिट लग रहे हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए माइनस ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्हीं दोनों फोर्स के बीच में कुछ एंगल थीटा हो तो यहाँ पर इतने सिंपल कॉमन सेंस से आंसर नहीं निकलने वाला है। जैसे मान लो मैं पूछ दूं कि 5 न्यूटन है, 4 न्यूटन एंगल 30 डिग्री है, इनका रिजल्टेंट बताओ, तो उसके लिए कुछ तरीका सीखना पड़ेगा। तो वही तरीका सीखने जा रहे हैं कि दो वेक्टर्स को कैसे हम सम करें कि चाहे कोई भी एंगल हो। जैसे दो वेक्टर एक ही डैश में है तो एंगल 0 हो गया, जब दो वेक्टर अपोजिट डैश में है तो एंगल 180 डिग्री हो गया। अभी मैंने बताया दो वेक्टर्स ठीक थीटा एंगल पर है, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर या 60 डिग्री पर है, तो उस समय क्या रिजल्टेंट आएगा। ऐसे समय पर हमें दो वेक्टर्स का सम सीखना है। तो दो वेक्टर्स के सम सीखने में सबसे पहला मेथड होता है ट्रायंगुलर मेथड ऑफ एडिशन। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। और एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में भी सबसे पहले क्या सीखेंगे, ट्रायंगुलर मेथड ऑफ एडिशन। तो बच्चों ये नोट बना ले मेरे साथ, ट्रायंगुलर मेथड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इनके बीच में एंगल थीटा है, और आपसे कह दिया गया कि फाइंड करिए वेक्टर ए प्लस बी। अब बच्चों ये डायग्राम कहां से आएगा, बहुत सीधी सी बात है। मान लीजिए आपसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि 5 न्यूटन का फोर्स है, एक 4 न्यूटन का फोर्स है, तो आपने 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करी, मान लो इस डायरेक्शन में है। 4 न्यूटन का फोर्स है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट पर, 60 डिग्री है, 4 न्यूटन है, आपने 4 सेंटीमीटर खींच लिया, ये 5 न्यूटन है, 5 सेंटीमीटर खींच लिया, ठीक है, इन बीच में एंगल 60 डिग्री बना लिया। आपको इसका सम करना है, तो क्वेश्चन पढ़ करके ये चीज तो आपको मिलेगी, पर इनको कैसे ऐड करेंगे ये सीखना है। तो पहले वेक्टर ए ड्रॉ करेंगे। देखिए वेक्टर ए ड्रॉ किया, किसी वेक्टर को आप कॉपी कर सकते हैं, जितना बड़ा मैग्नीट्यूड है भाई और जो डायरेक्शन है, कॉपी कर लिया एग्जैक्टली। अब वेक्टर ए के हेड पर बी का टेल लगाएंगे। देखो बच्चों वेक्टर ए का ये हेड है, प्रैक्टिस करिए, बी का टेल यहाँ लगाना है, ए के हेड पर बी का टेल लगाना है। तो ए के हेड पर बी का टेल लगा दिया, दिस इज व्हाट टेल ऑफ बी। तो वेक्टर ए के हेड पर बी का टेल लगा दिया यहाँ पर। अब इसको हम एक्सट्रापोलेट करेंगे ताकि एंगल भी दिखा सकें कि ए और बी के बीच में जो एंगल था वही हम बना रहे हैं, एंगल नहीं बदलेंगे हम कभी। तो एंगल दिखाने का तरीका क्या होता था, जब एक का हेड दूसरे का टेल हो तो एक वेक्टर को मन ही मन शिफ्ट कर लो, तो केवल थोड़ा सा डॉटेड लाइन बना लो, मान लिया जाएगा कि वो वेक्टर ए है। क्या करना था बच्चों, हम लोग को ए प्लस बी करना था, वेक्टर ए वेक्टर बी एंगल थीटा इनका सम करना है। तो पहले मैंने वेक्टर ए ड्रॉ किया और ए के हेड पर बी का टेल लगा दिया, ए के हेड पर बी का टेल लगा दिया। अब क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, मतलब ये सम फाइंड करने के लिए फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट वेक्टर क्या है बच्चों, ए, उसका टेल ये है, लास्ट वेक्टर क्या है बी, उसका हेड ये है, और इसका डायरेक्शन लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ बना देंगे।
तो ये वेक्टर आर आ जाएगा जिसकी वैल्यू होती है बच्चों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बच्चों सीधो देखो, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक आदमी मान लो 5 मीटर इधर गया, फिर 4 मीटर इधर गया, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट पर, ठीक है। पेपर पर हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पहले ईस्ट में गया, फिर मान लो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट पर गया, ये 60 डिग्री होगी, ठीक। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बहुत सिंपल सी बात है, जहां से चला और जहां पहुंचा उसको नाप लो। तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों कि अगर मान लो हम जैसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट या फोर्स कोई भी ले लो, मान लो फोर्स ले लिया हमने, तो ये 5 न्यूटन बना लिया, ये 4 न्यूटन के लिए 4 सेंटीमीटर बना लिया, एंगल 60 डिग्री है। तो इसकी लेंथ नापोगे तो वो इन दोनों के सम का रिजल्टेंट होगा। और ये एंगल बता दो अगर कि ये आर वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहां पर जो अल्फा एंगल बताओगे वही इसका डायरेक्शन होगा। हम कहेंगे इसके आंसर में कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसकी लेंथ के इक्वल है। लेंथ आपके बता दो, हालांकि नापना नहीं है, अभी थोड़ी देर में एक फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूले से कैलकुलेट करना होगा। और दूसरा ये एंगल बता देंगे कि आर वेक्टर, आर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है, ए और बी गिवन वेक्टर क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो आर वेक्टर ए के साथ जो भी एंगल बना रहा है उस एंगल को बता दो। तो एंगल का बताना, डायरेक्शन बताना माना जाएगा। ये भी बता सकते हैं कि आर बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो इन दोनों में से कुछ भी बता दो। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू किसके लिए है? डायरेक्शन के लिए है। इसकी लेंथ किसके लिए है? मैग्नीट्यूड के लिए है। तो इसको जल्दी से कॉपी करो बच्चों। दिस इज व्हाट ट्रायंगुलर मेथड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ट्रायंगुलर मेथड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। जल्दी लिखिए, फटाफट लिखिए, वीडियो को पॉज करिए और फटाफट लिखिए। अब बच्चों हम लोग फाइंड करेंगे इसी मेथड में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैंने अभी जो मेथड बताया उसमें मेजरमेंट करना था, पर मेजरमेंट करना नहीं रहता बच्चों, ठीक है ना। बिना मेजरमेंट किए हम लोग फॉर्मूले की मदद से ठीक सही रिजल्ट निकालेंगे। क्योंकि मेजरमेंट के विषय में आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, एरर एनालिसिस पढ़ाया जाएगा, या हो सकता है आप लोगों ने पढ़ रखा हो। ठीक, एरर में बताया जाता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है। मिनिमम मेजरमेंट व्हिच कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। और ये भी एक फैक्ट है कि द मैक्सिमम सिस्टमैटिक एरर बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू इट्स लीस्ट काउंट। तो अगर हम मेजरमेंट करेंगे यहाँ पर तो कुछ गलती की पॉसिबिलिटी है। हम जो फार्मूला बताने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम लोग मेजरमेंट नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेट रफ डायग्राम में अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट करके रफ डायग्राम बनाएंगे, पर निकालेंगे करेक्ट वैल्यू किससे? फार्मूले की मदद से। सो वी आर गोइंग टू डिराइव अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, if we add two vectors a and b which are inclined at some angle theta, then what will be the resultant? उस रिजल्टेंट के पास दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा बच्चों डायरेक्शन। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हमारा हेडिंग होगा बच्चों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, वही एग्जांपल ले रहा हूं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ए के हेड पर बी का टेल है, तो इसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल होगा, इसका मैग्नीट्यूड बी के इक्वल होगा। ठीक है, इनके बीच में, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, तो ये वेक्टर आर हो जाएगा बच्चों, जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम, वेक्टर ए के हेड पर बी का टेल है, तो दिस इज व्हाट रिजल्टेंट। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इन पॉइंट्स के नाम रख दिए, P, Q, M, N कुछ नाम रख दिया। अब बच्चों मैंने बताया था कि इसकी जो लेंथ है वही रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये जो एंगल अल्फा है वही डायरेक्शन है। तो बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R अगर निकालना है तो हमें P n लेंथ निकालनी है। मैंने अभी बताया आपको कि जो लेंथ होता है वही मैग्नीट्यूड है, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ R निकालना है। ठीक,
उसके लिए क्या करेंगे, ये एक ट्रायंगल बन रहा है बड़ा सा, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर पीएन सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम बेस का स्क्वायर प्लस एमएन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है, आर है, तो इसका मैग्नीट्यूड आर है, तो आर स्क्वायर। पीएम को क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी क्यू प्लस क्यू एम, तो पी क्यू प्लस क्यू एम होल स्क्वायर। एम एन क्या होगा बच्चों, देखो एम एन बाई बी होगा साइन थीटा, यहाँ देख लो बच्चों, इसको मैं इरेज कर दूंगा, एम एन बाई बी साइन थीटा, तो देयरफॉर एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो द प्लेस ऑफ एम एन वन कैन राइट बी साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। बच्चों कोई भी वीडियो में कोई चीज नहीं समझ में आती, वीडियो को आगे पीछे करके मल्टीपल टाइम देखिए, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों, ए, पी क्यू की वैल्यू बच्चों ए, क्यू एम, यहां देखो क्यू एम, पी क्यू की वैल्यू बच्चों हमने ए लिख दिया, पी क्यू ए है यहां पर लिख दिया, क्यू एम क्या है ये देखिए, इस ट्रायंगल का बेस है, तो इस ट्रायंगल में देखिए फिर से क्यू एम बाई बी भी हाइपोटेन्यूज है, तो क्यू एम बाई छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, क्यू एम बाई बी क्या होगा बच्चों, cos थीटा, देयरफॉर क्यू एम इक्वल टू बी cos थीटा, तो ये हो गया क्यू एम। तो यहां पर क्यू एम की वैल्यू ये बी cos थीटा लिख देंगे, बी cos थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका होल स्क्वायर करिए बच्चों, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए मैं भी यहाँ पर ना लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं जल्दी से नोट करिए इसको, तो मैं आगे बढ़ूं लेकर के। इसको मान लिया बच्चों इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 तक लिखिए और इसको भी कॉपी करिए फटाफट, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस होल स्क्वायर, तो क्या होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो बच्चों, इसका होल स्क्वायर कर दिया, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2ab दिस इनटू दिस, ये क्या है बच्चों, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो लेफ्ट में आर स्क्वायर एज इट इज कॉपी करते रहिए, आर स्क्वायर एज इट इज कॉपी करते रहिए, ये ए स्क्वायर को कॉपी कर लिया, इन दोनों में बच्चों देखो बी स्क्वायर कॉमन है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। अब ये बात तो सभी बच्चों को पता होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, तो r स्क्वायर इक्वल टू हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1 छोड़ दीजिए, इंटू 1 इंटू b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab cos थीटा। तो बच्चों ये हो गया r का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको बच्चों याद रखिए, ठीक है, कि जब भी दो वेक्टर ए और बी दिए हैं आपको, तो ए का मैग्नीट्यूड पता होगा, बी का मैग्नीट्यूड अगर पता होगा, ठीक, थीटा पता होगा तो आर निकाल लेंगे। बच्चों ये एक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है, इसमें आर दे करके हो सकता है कभी आपसे थीटा पूछ दे, कभी आर ए और थीटा देख करके हो सकता है आपसे बी पूछ दे, कुछ भी हो सकता है, एक इक्वेशन है इसमें कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक। कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 और 4, 4 में से कोई भी 3 दे करके आपसे, ठीक है, चौथा पूछा जा सकता है, या कोई दो के बीच में आपस में रिलेशन दे करके उसकी मदद से, और तीसरा अलग दे करके चौथा पूछा जा सकता है। तो ये सब चीजें तो होंगी, आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फटाफट नोट करिए बच्चों, इधर तो आपने नोट कर रखा है। तो यहां पर अभी जो निकला बच्चों, ये है हमारा मैग्नीट्यूड, दिस इज व्हाट, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड है। अब बच्चों हम निकालेंगे डायरेक्शन, इसी का एक पार्ट है डायरेक्शन, कि हमारा आर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बच्चों निकालेंगे tan अल्फा, इधर ध्यान दो, tan अल्फा, tan अल्फा क्या होगा, mn बाई pm, mn बाई pm,
एम एन की वैल्यू अभी थोड़ी पहले निकाला था बच्चों, एम एन इक्वल टू क्या था, बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा भूल रहा हो तो पीछे जाके देख लो। एम एन की वैल्यू क्या है बच्चों, बी साइन थीटा। पी एम क्या है, पी क्यू प्लस क्यू एम, पी क्यू प्लस क्यू एम। आगे देखते रहिए, बी साइन थीटा को एज कॉपी कर लिया, कुछ छेड़छाड़ नहीं की। पी क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों, ए, तो पी क्यू की वैल्यू है ए। क्यू एम क्या होगा, क्यू एम बाई बी होगा कॉस थीटा, तो क्यू एम इक्वल हो जाएगा बी कॉस थीटा। ठीक, तो बच्चों tan अल्फा का फार्मूला आ गया, tan अल्फा का फार्मूला आ गया बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बच्चों प्रॉब्लम में अगर ए और बी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो ये सॉल्व करके कुछ वैल्यू आएगी, उससे अल्फा निकाला जा सकता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है। तो इस तरह से हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता कर लेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है, जल्दी से नोट करें, फिर इसके बेस्ड एक दो प्रॉब्लम कराएंगे।